ट्रिपल तलाक के मुद्दे पर सबसे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उड़ीसा में बीजेपी के राष्ट्रीय कार्यकारिणी के समय जब सवाल उठाया, तो अब उत्तर प्रदेश के मुख्य अल्पसंख्यक मंत्री ट्रिपल तलाक की जिस तरीके से बात सामने रख रहे हैं, वो प्रदर्शित करता है कि कैसे अब योगी सरकार ट्रिपल तलाक के मुद्दे पर भी अपने रुख को साफ कर रही है। सबसे बड़ी बात तो यह है कि अल्पसंख्यक मंत्री ने यह पैरवी की है और उनका ये कहना है कि ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड अपने अस्तित्व को ही आज तलाश रहा है। ऐसे में इस बोर्ड की आवश्यकता ही नहीं है, उसे बर्खास्त कर देना चाहिए और ट्रिपल तलाक पर ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का रुख बिल्कुल महिलाओं के खिलाफ है। ट्रिपल तलाक वो मुद्दा जिस पर देश में बड़ी बहस छिड़ी हुई है। सवाल देश की तकरीबन 8 करोड़ मुस्लिम महिलाओं के मुस्तकबिल से जुड़ा है। मामला कोर्ट की चौखट तक भी पहुंच चुका है, लेकिन एक धड़ा है कि 3 तलाक को जारी रखने पर आमादा है। मामला मुस्लिम महिलाओं के हक और इंसाफ की जंग से जुड़ा है। विधायिका कानून बनाकर मुस्लिम महिलाओं को 3 तलाक की बंदिशों से आजादी दिलाने की बात कर रही है, तो न्यायपालिका भी ऐसी परंपरा के जारी रखने को लेकर सवाल पर सवाल उठा रही है। इस पूरे मामले में मुस्लिम संगठनों के अड़ियल रुख की वजह से पंगा बढ़ता ही जा रहा है। इस मुद्दे ने देश की सियासत को गर्म कर दिया है। योगी आदित्यनाथ पहले ही साफ कर चुके हैं कि उनकी सरकार ट्रिपल तलाक के खिलाफ है और अब योगी के मंत्री ने एक कदम आगे बढ़कर ट्रिपल तलाक को कुरान और शरीयत के खिलाफ बताया है। जहां तक शरीयत की बात ये करते हैं तो शरीयत का पार्ट कहां है? 3 तलाक। 3 तलाक शरीयत का पार्ट कहां है? आप कुरान की बात करते हैं तो कुरान रखकर बात करिए ना। आप जानते बूझते छुपाने की कोशिश मत करिए। मैं आपसे भी गुजारिश करता हूं, चैनल के माध्यम से भी, आपके इस इंटरव्यू के माध्यम से भी तमाम उन आलिम दीन को दावत देता हूं कि आप सच्चाई बताइए अवाम को, आप सच्चाई छुपाइए मत। खाली अपनी एक छोटी सी संस्था को या ऑर्गेनाइजेशन को बचाने के लिए, चलाने के लिए आप इस तरह का मैसेज मत दीजिए। जो इस्लाम का मैसेज है उसको जाने दीजिए। इस्लाम कभी इस तरह का मैसेज नहीं देता। इस्लाम सब्र और तहम्मुल, और कम से कम हम ये जानते हैं कि लायक रहा फिद्दीन। लायक रहा फिद्दीन का मतलब है दीन में किसी तरह की कोई जबरदस्ती नहीं है। तो ये जबरदस्ती क्यों हम करेंगे? ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड पर मोहसिन रजा ने कई गंभीर सवाल खड़े किए हैं। साथ ही बोर्ड पर निजी राय को देश की महिलाओं पर थोपने का आरोप भी लगाया है। इल्जाम देश की मुस्लिम आबादी को गुमराह करने का भी है। हालांकि मुस्लिम लॉ बोर्ड ने उत्तर प्रदेश सरकार के इन आरोपों को सियासी करार दिया है। मुझे लगता है ये मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ना कहा जाए, ये मौलवी पर्सनल लॉ बोर्ड है और उसको ही हम मान के चलते हैं कि ये मौलवी पर्सनल लॉ बोर्ड है। और कम से कम मौलवी साहबान को इस बात पर गौर करना चाहिए कि कुरान और हदीस हमें क्या हिदायत कर रही है, कुरान क्या हमें हिदायत कर रहा है और हुजूर पाक ने क्या बताया है, उस पर अमल करने की जरूरत है, ना कि अपनी जबरदस्ती मनवाने के लिए। क्योंकि मैंने कहा ना कि कुरान में ही है लायक रहा फिद्दीन। दीन के मामले में कोई जबरदस्ती नहीं होगी। ये पूरा जो तलाक का इश्यू है, पूरी तरीके से इसको पॉलिटिकल बनाने की कोशिश की गई थी और यूपी के इलेक्शन से लेकर के अब 2016 तक इसको खींचने की तैयारी है। केंद्र सरकार पहले ही साफ कर चुकी है कि वो ट्रिपल तलाक के खिलाफ है। खुद प्रधानमंत्री मोदी मुस्लिम महिलाओं को सामाजिक सहमति से उनका हक दिलाने की बात कर रहे हैं, लेकिन देश के मुस्लिम समाज का एक तबका ट्रिपल तलाक को लेकर आम राय नहीं बना पा रहा है। टीम न्यूज नेशन। ट्रिपल तलाक को सही ठहराने की पूरी कोशिशें कर रहा है ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड और उसका दावा है कि तकरीबन कई ट्रकों में भरे पड़े हैं वो करोड़ों दस्तखत, जिसके आधार पर शरीयत के आधार को बचाने की कोशिश की जा रही है, यानी कि ट्रिपल तलाक को बचाने की कोशिश की जा रही है। लेकिन उत्तर प्रदेश के गोंडा में दहेज के नाम पर कैसे कचहरी के भीतर ट्रिपल तलाक का ये मुद्दा सामने आया, ये प्रदर्शित करता है कि अगर आज कोई धर्म का बेजा इस्तेमाल कर रहा है तो वो है एक बड़ा तबका जो सिर्फ धर्म के नाम पर आज ट्रिपल तलाक को वास्तविकता बना रहा है, महिलाओं को उनके अधिकारों से वंचित कर रहा है। यूपी के गोंडा में भरी कचहरी में रुकैया के सिसकियां और बच्चे की चीखें गूंज रही थी। ये किसी और गुनाह की नहीं, उसी 3 तलाक की पीड़ित के आंसू हैं, जिसके खिलाफ पूरे देश में आवाज बुलंद हो रही है। रुकैया के इंसाफ की गुहार इस कचहरी में उस वक्त घुटकर रह गई जब भरी अदालत में उसके शौहर ने शपथ लेते हुए कागज का एक टुकड़ा थमा दिया। इस टुकड़े पर लिखा था,
इस प्रार्थना पत्र के माध्यम से अपनी बीवी रुकैया खातून को तलाक दे रहा हूँ, तलाक दे रहा हूँ, तलाक दे रहा हूँ। और इस तरह रुकैया की जिंदगी पर 3 शब्दों का ऐसा कहर टूटा कि एक महिला अपनी मासूम बेटी के साथ बेसहारा हो गई। क्योंकि जो मेरे साथ हुआ और मेरी मासूम बच्ची के साथ हुआ वो बहुत गलत हुआ, ये नहीं होना चाहिए था। अब मैं कहाँ जाऊँ और मैं क्या करूँ? रुकैया का आरोप है कि शादी के बाद से ही उसके ससुराल वाले दहेज की मांग पर प्रताड़ित करते थे। रुकैया ने इसके खिलाफ शिकायत की थी। इस मामले पर फैमिली कोर्ट में सुनवाई थी और उसी दौरान शौहर ने उसे तलाक दे दिया। रुकैया के साथ जो कुछ भी हुआ उसे लेकर अब कानून की सीमाएं हैं, शरिया की बंदिशें हैं, समाज की मर्यादा है, मासूम बेटी के पालन पोषण की जिम्मेदारी है, लेकिन इनके लिए इंसाफ का कोई डर नहीं है। सरकार से यही चाहती हूँ कि मुझे इंसाफ मिले और मुझे न्याय मिले, और मैं अदालत से भी यही चाहती हूँ कि मुझे इंसाफ मिले और मुझे न्याय मिले। और ये 3 तलाक वाला जो मामला है, मैं चाहती हूँ इसे जड़ से जड़ खत्म होना चाहिए। रुकैया को जो इंसाफ चाहिए वो तब तक नहीं मिल सकता जब तक मुस्लिम मर्दों के हाथों में 3 तलाक जैसा हथियार रहेगा। एक सिटिंग में 3 बार का तलाक देना ये बहुत गलत है। इसकी जितनी भी निंदा की जाए वो कम होगी। बहरहाल रुकैया जैसी हजारों महिलाओं को अब हिंदुस्तान की सबसे बड़ी अदालत से उम्मीद है, जहां 3 तलाक पर फैसला होने वाला है। टीम न्यूज़ नेशन। उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ की सरकार को 1 महीना होता दिख रहा है और ऐसे में योगी आदित्यनाथ की सरकार ने अपने मंत्रियों के लिए कुछ मानदंड तय किए हैं और ये मानदंड अब मंत्रियों पर लागू किए जा रहे हैं और उनसे ये कहा गया है कि आप अगर किसी से तोहफे ले रहे हैं तो समझ जाइए कि आपके लिए आसान नहीं होगा। शादी में जाने से पहले आपको तय करना होगा कि आपके इनविटेशन कार्ड कितने महंगे हैं और शादी क्या बहुत बड़े आयोजन के तौर पर प्रदर्शित की जा रही है। आप होटल में नहीं बल्कि गेस्ट हाउस में रुकेंगे। इस तरह के कई ऐसे मानदंड हैं जो अब तय किए जा रहे हैं और अगर इनका पालन किया जा सके तो वाकई में इससे बेहतर बात नहीं हो सकती। जितने इस प्रकार के लोग थे जो चोरी करवाते थे, चोरी करते थे और फिर अपना घर भरते थे, उन सब की एक एक करके छुट्टी हो रही है। कहीं भी बैठे भ्रष्ट तत्वों को एक और पूरी तरह दूध के मक्खी की तरह निकाल बाहर करके रहेंगे। मैं भी अगर कानून का उल्लंघन करूंगा तो उस कटघरे में खड़ा होऊंगा। योगी सरकार ने जिस तरह भ्रष्टाचार को लेकर नो टॉलरेंस की नीति अपनाई है, उसमें बिल्कुल साफ है कि सरकार ऊपर से लेकर नीचे तक, मंत्री से लेकर संतरी तक, हर जगह पारदर्शिता और ईमानदारी को सुनिश्चित करेगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अच्छी तरह जानते हैं कि सिस्टम को अगर भ्रष्टाचार से मुक्त करना है तो इसके दायरे में सिर्फ अफसरों को नहीं बल्कि मंत्रियों को भी लाना होगा। सरकार बनने के बाद सबसे पहले सीएम योगी आदित्यनाथ ने शासन में पारदर्शिता और ईमानदारी लाने के लिए अपने मंत्रियों से कहा कि वो 15 दिन के अंदर अपनी पूरी चल अचल संपत्ति का ब्यौरा शासन को मुहैया कराए। ये डेडलाइन खत्म हो चुकी है, लेकिन करीब 40% मंत्रियों ने अभी तक अपनी संपत्ति का ब्यौरा नहीं दिया। मंत्रियों का कहना है कि इस दौरान छुट्टियां पड़ने की वजह से वो अपना ब्यौरा जमा नहीं कर पाए और जल्द ही ये मंत्री भी अपनी संपत्ति का विवरण दे देंगे। और माननीय मुख्यमंत्री जी ने पारदर्शिता लाने के लिए, भ्रष्टाचार मुक्त उत्तर प्रदेश बनाने के लिए उन्होंने कहा है और हम सब लोग उसको दाखिल कर रहे हैं। हमारे बहुत सारे मिनिस्टर्स दाखिल कर चुके हैं। जो लोग नहीं दाखिल किए, अभी 2-3 दिन की छुट्टी पड़ गई थी, इसके बाद सब लोग दाखिल कर देंगे। सीएम आदित्यनाथ योगी ने मंत्रियों से जो डिटेल मांगी है उसमें मंत्रियों से कहा गया है कि वो बताएं कि क्या किसी कंपनी में उनकी हिस्सेदारी है, उनके पास कितना सोना और चांदी है, मंत्री बनने के पहले वो क्या व्यवसाय करते थे और उससे कितनी आमदनी होती थी। मंत्रियों से ये भी पूछा गया है कि क्या राज्य सरकार के किसी विभाग या विभाग के अधीन उनका कोई सगा संबंधी ठेका पट्टा का कोई काम तो नहीं करता। अगर उनका कोई करीबी इस तरह का काम करता है तो मंत्री को चाहिए कि वो खुद को उससे अलग कर ले। योगी आदित्यनाथ ने सभी मंत्रियों को सलाह दी है कि मंत्री सरकार से जुड़ी किसी संपत्ति को खरीदने और बेचने से परहेज करें। मंत्रियों से ये भी कहा गया है कि वो महंगे गिफ्ट ना ले और अगर 5,000 रुपए से ऊपर का कोई तोहफा उन्हें मिलता है तो उसे सरकारी खजाने में जमा करवा दें। योगी ने अपने मंत्रियों को ये निर्देश भी दिया है कि वो आलीशान दावतों और दिखावे से बचें और सरकारी दौरे पर सर्किट हाउस में ही रुकें। योगी आदित्यनाथ की कोशिश है कि उनकी पूरी सरकार पारदर्शिता और ईमानदारी से काम करे।
इस मुहिम में वो किसी भी तरह की कोई कोर कसर छोड़ने के मूड में नहीं है। विनोद मिश्रा, न्यूज नेशन, लखनऊ। सीमा पार से एक बार फिर फायरिंग शुरू हो गई है। जाहिर सी बात है, बल्ब पिघलनी शुरू हो गई है और घुसपैठ कराने के लिए इससे बेहतर मौसम नहीं हो सकता। पाकिस्तान की तरफ से ये जो नापाक साजिशें रची जा रही हैं, उसे देखते हुए भारत ने भी अपनी तरफ से जवाबी कार्रवाई शुरू की है और इसमें बड़ी कामयाबी तब मिली जब राजौरी सेक्टर में भारतीय सैनिकों ने जवाबी कार्रवाई करते हुए 8 पाकिस्तानी सैनिकों को मार गिराया। सरहद पर बर्फ पिघली नहीं कि नापाक साजिशों का सिलसिला शुरू हो गया। वो साजिश जिसे पाकिस्तान में बैठे आईएसआई और दहशतगर्द रचते हैं और पाकिस्तान की सेना उसे अंजाम तक पहुंचाने में मददगार बन जाती है। गर्मी शुरू होते ही टेररिस्ट एक्टिव हो गए हैं। उन्हें भारत की सीमा में दाखिल कराने के लिए पाकिस्तानी फौज सीमा से सटे रिहायशी इलाकों में सीज फायर का उल्लंघन करने लगी है। गोलियां बरसाई जा रही हैं। राजौरी में पाकिस्तान की ओर से गोलीबारी हुई तो उन्हें भारतीय सेना ने भी करारा जवाब दिया। पाकिस्तानी सैनिकों की उम्मीद से कहीं ज्यादा बड़ा हमला हिंदुस्तानी फौज ने कर दिया। हिंद के जाबाजों ने कुछ घंटों की फायरिंग में 8 पाकिस्तानी सैनिक मार गिराए। सीज फायर का उल्लंघन एलओसी से सटे राजौरी सेक्टर के नौशेरा इलाके में हुआ। पाकिस्तान की ओर से एलओसी से सटे नौशेरा के कलसियां, शेर मकड़ी समेत कई इलाकों में गोलीबारी शुरू की गई। इस दौरान पाक की ओर से मोर्टार भी दागे गए। खुफिया एजेंसियों ने सेना और जम्मू कश्मीर पुलिस को पहले ही आगाह कर रखा है कि इस गर्मी में करीब 100 आतंकी सीमा के उस पार लॉन्च पैड पर आ चुके हैं और भारत में घुसपैठ की फिराक में हैं। पाकिस्तानी सैनिकों ने अप्रैल महीने में 6ठी बार संघर्ष विराम का उल्लंघन किया है। लगातार गोलीबारी की वजह से नौशेरा के सभी स्कूल को बंद कर दिया गया है। टीम न्यूज नेशन। अजान पर गायक सोनू निगम के ट्वीट पर जबरदस्त हंगामा मचा हुआ है। विरोध के बीच कई लोग सोनू निगम के समर्थन में भी खड़े होते जा रहे हैं। सोनिया गांधी के करीबी नेताओं में से शुमार अहमद पटेल ने आजान पर सोनू निगम का साथ दिया और यह अपने आप में एक बड़ी ही अलग सी बात है, क्योंकि अगर अहमद पटेल आजान पर सोनू निगम के साथ हैं तो जाहिर सी बात है कुछ न कुछ तो खिचड़ी पक रही है। इबादत में लाउड स्पीकर के इस्तेमाल पर गायक सोनू निगम ने सवाल किया उठाया, हंगामा शुरू हो गया। ट्वीट पर तकरार बढ़ने लगा। सोनू के फैंस भड़क गए। कईयों ने लिखा कि सोनू अपना घर साउंड प्रूफ बनवाए, तो कुछ ने टिप्पणी को गलत कहा। विरोध के बीच कई लोग सोनू निगम के समर्थन में खड़े हो गए। देश का अर्थतंत्र का कांग्रेस नेता और सोनिया गांधी के राजनीतिक सलाहकार अहमद पटेल सोनू निगम के समर्थन में खड़े नजर आ रहे हैं। अहमद पटेल ने लिखा है, नमाज का बेहद जरूरी हिस्सा है अजान। आधुनिक तकनीक के जमाने में लाउड स्पीकर जरूरी नहीं है। सोनू निगम ने सोमवार सुबह एक के बाद एक 4 ट्वीट किए थे, जिसमें उन्होंने मस्जिदों में रोज सुबह होने वाली अजान को शोर बताया और कहा कि मैं मुसलमान नहीं हूं, फिर भी मुझे सुबह अजान सुनकर जागना पड़ता है। सोनू के बयान को बीजेपी ने भी कहा कि सुधार के लिए समाज को सामने आने की जरूरत है। नहीं, देखिए, जब लड़ाई होती है और सुधार के लिए लड़ाई होती है, रिफॉर्म के लिए लड़ाई होती है, तो ये रिफॉर्म की लड़ाई में सभी जो समझदार लोग हैं, जो इस रिफॉर्म के पक्ष में खड़े होते हैं, उनको ओपनली इसमें आना चाहिए और ख़ासतौर से ये आवाज़ समाज की तरफ से भी उठनी चाहिए और समाज की तरफ से इस दिशा में आगे कदम उठाना चाहिए। सोनू के साथ बीजेपी के खड़े होने पर सवाल उठने लगे हैं। विरोधी सोनू के बयान को सियासी चश्मे से देख रहे हैं। देखिए, सोनू निगम मुझे लगता है पिछले 30 साल से 35 साल से गाना गा रहे हैं। मैं बहुत करीब से अच्छी तरह जानता हूँ। पता नहीं अचानक उनको अजान जगाने लगी। अजानें चल रही हैं 30 साल से। अब ये भारतीय जनता पार्टी का तरह तरह के गांव हत्या और ये तमाम मुद्दे जब उठने लगे मुसलमानों से संबंधित, तो उनकी भी नींदें खराब होने लगी। ये उचित नहीं था। उन्हें चाहिए था कि वो बैठ के बात करते और कोई रास्ता निकाला जाता। पूरे देश में जितने भी लोग लाउड स्पीकर इस्तेमाल करते हैं, हम तो कहते हैं सबको बंद कर दे। सिर्फ मस्जिद ही निशाना क्यों है? इंसाफ की बात अगर करते हैं तो पूरे देश में लाउड स्पीकर पर पाबंदी होनी चाहिए, चाहे वो धार्मिक काम हो या सियासी काम हो या कोई भी ऐसा फंक्शन हो जो जिससे पब्लिक को तकलीफ पहुंचती है, वो सब काम लाउड स्पीकर से बंद कर देना चाहिए। सोनू निगम के बयान पर चल रहे तकरार के बीच सोनू निगम ने एक बार फिर साफ कर दिया है कि वो अपने बयान पर कायम हैं। सोनू ने यह भी कहा कि आखिर मस्जिदों और मंदिरों में लाउड स्पीकर की क्या जरूरत। टीम न्यूज नेशन।